तारीखी सरजमीन पर। मुझे बेहद खुशी इस बात की हो रही है कि अभी भी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, एकजुटता के लिए, अमन के लिए इतने सारे लोग अगर तपती गर्मी में भी बैठे हुए हैं तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत है। मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद दूंगा। यहाँ विजय राव जी की कोशिश थी, हम सारे लोग हाजिर हुए हैं। श्री बड्डे राव जी, श्री दिवाकर बाबू जी, शेख बाजी जी, जनाब मोईद अहमद साहब, श्रीनिवास राव जी, तुलसी रेड्डी जी, दिल्ली से चल करके जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, वकील जो आपके बीच में आए हैं, प्रशांत भूषण जी, आनंद वर्धन जी, जनाब सैयद अजीज पाशा जी, रामकृष्णा जी, कोपति मूर्ति जी, बाबू राव जी, जनाब मस्तान वली साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के, नीलम साहनी जी, जनाब उमर आबदीन साहब, अब्दुल मतीन साहब, डॉक्टर रहमान साहब और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन दादा गांधी जी, और यहाँ हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो एनओवीज हैं, मोहम्मद अरीफ साहब, मीरा हुसैन साहब, डेंस्टन राजा जी, ख्वाजा बिलाल जी, जीनल गाला जी, अहमद इस्लाम साहब और हमारे आईएनसी के साथी राकेश कोटी जी। मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अगर इस तपती दोपहरी में तकरीबन 40 डिग्री टेम्परेचर में बिना एसी के हजारों लोग, सैकड़ों लोग किसी शहर में कम्युनल हार्मोनी के नाम पे इकट्ठा हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं नफरतों से मुल्क ऊब रहा है। मैं बोलना शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो सोशल मीडिया और मीडिया के साथी खड़े हैं, इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, इन्हें भी कवर करना है। ऑडिटोरियम बहुत छोटा है, तो जाहिर सी बात है फोटो खींचने के लिए, वीडियो लेने के लिए इनको आपके सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेंगे, 1-2 मिनट में विजुअल लेंगे और किनारे चले जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो गुजारिश है कि प्लीज आप भी, मुझे पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी ज्यादा होती है तो थोड़ा दिमाग पे भी चढ़ी रहती है, तो थोड़ा सा आप सुकून से बैठे रहेंगे तो सारी चीजें आसानी से हल हो जाएंगी। विजय राव जी को बहुत बधाई दूंगा। मुझे याद है जब पहली बार इन्होंने मुझे फोन किया कि आपको विजयवाड़ा आना है, और इनके फोन के बाद हमारे पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं जयराम रमेश जी, उनका मुझे फोन आया कि इमरान आपको विजयवाड़ा जाना है। मैं इस बीच बहुत मसरूफ था, प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, मुझे दुबई और यूएसए के मुशारों में जाना था। लेकिन जब विजय राव जी दिल्ली आए और इन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में और इस तंजीम के बारे में जब उन्होंने डिटेल से मुझे बताया, तो मुझे लगा कि एक आदमी इस उम्र में भी मोहब्बतों को एकजुट करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, तो उस शख्सियत की मोहब्बत को सलाम करने के लिए मुझे विजयवाड़ा जरूर जाना चाहिए, और मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। मुझे खुशी है कि डाइस पे बहुत सारे साथी बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं पहचानता भी हूँ, कुछ नए चेहरे भी हैं, सामने तमाम ऐसे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप तकरीबन 3 फीट नीचे हैं, डाइस पे 3-3.5 फीट ऊंचे लोग बैठे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ज्यादा अहम हैं। आप हैं तो हम हैं। मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि जैसे तराजू होता है ना, तराजू में 2 पल्ले होते हैं, तो किसी भी प्रोग्राम में भी 2, एक स्टेज है और एक नीचे सामने बैठे हुए लोग हैं। लेकिन आप नीचे हैं तो ये जान लीजिए कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, तो मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से भाषण सुन रहे हैं, सिर्फ भाषण सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा भाषण सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा आपसे गुफ्तगू भी करूं। यकीनन हम एक मुश्किल दौर में जी रहे हैं, जब हुकूमतों ने नफरत को अपना परमानेंट औजार बना लिया है। हुकूमत ने परमानेंट औजार बना लिया है। जब स्टेट स्पॉन्सर नफरतें उफान पर हैं,
ऐसे वक्त में एकजुटता की, मोहब्बत की, सद्भाव की बात करना कितना मुश्किल है और उस पर डटे रहना कितना मुश्किल है, इस खतरे को हम सारे लोग समझते भी हैं। लेकिन खतरा बड़ा होता है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उस खतरे से लड़ना बंद कर देते हैं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो यूनान फतेह करने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया उसे देख करके। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसके पास जाकर के उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने बिना डरे हुए उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। आप अंदाजा लगाइए कि वक्त के बादशाह के सामने कोई एक इंसान किस जिंदा दिली के साथ ये बात कहता है। आज भी वही वक्त है। वक्त के बादशाहों ने, वक्त के सिकंदरों ने जमहूरियत को ऐसा मैनिपुलेट कर लिया है कि वो हर दिन आम आदमी को लात मार रहे हैं, हर दिन मोहब्बत करने वालों को लात मार रहे हैं। लेकिन बाआवाज़े बुलंद ये कहने वाले लोग थोड़े कम से हो गए हैं कि लात मारना तो गधों का काम है। हमें इन आवाजों को और बुलंद करना पड़ेगा। चारों तरफ जो माहौल बनाया गया है, जमहूरियत यकीनन एक बहुत खूबसूरत चीज है, आईन एक बहुत खूबसूरत चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत खूबसूरत चीज है। 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आजाद साहब जैसे बड़ों ने यह सोचा कि इस मुल्क के निजाम को कैसे आगे लेके चलना है, तो तय हुआ कि एक किताब है जिसका नाम संविधान है, उस संविधान के मुताबिक मुल्क चलेगा। चलता रहा मुल्क, लेकिन हर दौर में ऐसा होता है। 10, 20, 25 साल में ऐसा होता है कि नफरतें जब उफान मारती हैं और एकजुट होकर के दिखना शुरू करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको ज्यादा कलेक्टिव तरीके से ज्यादा चीखती चिल्लाती हुई नजर आती है। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि एज ए मोहब्बत वाली कम्युनिटी हमने भी कहीं ना कहीं कोताही जरूर की है। आज अगर जो झूठ वो चाह रहे हैं वो दुनिया के सामने रख दे रहे हैं और वो झूठ बिक जा रहा है, तो सच बोलने वालों को भी एक बार अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि क्या हमने सच को सही तरीके से दुनिया के सामने नहीं रखा। क्या घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज लड़ाई इस बात की है और इस कोशिश में मैं तो ये हमेशा मानता हूं कि हमसे पहले की जो पीढ़ी थी उसने जो मुश्किलें झेली, उसने जो जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने और मजबूत करने की लड़ाई लड़ी 20-25 साल, उसका असर यह हुआ था कि हमारे 20-25 साल बड़े खूबसूरत गुजरे थे। अब वही लड़ाई हमें फिर से लड़नी पड़ेगी, तब हो सकता है कि हमारे आने वाली नई नस्लों के 20-25-30 साल खूबसूरत गुजरे। लेकिन यह तो जान लीजिए कि हमें तो लड़ाई ही लड़नी है। हमारे हिस्से में वो सुकून वाले पल शायद नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल, हमारे बच्चों की जिंदगी में वो मोहब्बत और सुकून के पल बाकी रहे, तो फिर हमें लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। क्योंकि सब कुछ हुकूमतें तय कर रही हैं। हुकूमतें चाहती हैं कि नफरतें आगे बढ़े, उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी एक मशीनरी है जो सपोर्ट कर रही है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। ये हो रहा है, लेकिन लगाना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। अगर
नहीं लड़ेंगे तो आज हम जो दिन देख रहे हैं ये तो बहुत मामूली दिन है। इससे बदतर दिन आने वाले दिनों में हमें और हमारी नस्लों को देखने पड़ेंगे। इसलिए भी हमें एकजुटता की कोशिश करनी है। मैं अक्सर लोगों के बीच में एक बात कहता हूं। मैं पिछले 2-2.5 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं। उससे पहले मैं अपनी शायरी के जरिए पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जहां भी दुनिया मुझे बुलाती थी, मैं कोशिश करता था कि जाऊं और आम आवाम की आवाज बनकर के, हक की और सच्चाई की आवाज बन के बोलूं। पहले संसद से बाहर सड़क पर बोलता था, अब आपकी दुआओं ने वहां पहुंचा दिया तो वहां भी बोलता हूं, बिना डरे बिना झुके। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। हम बोल रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और यही कोशिशें ही हैं। अलग ऐलान में यहां विजयवाड़ा में खड़ा होकर यह बात कहता हूं। मैं आंध्र प्रदेश में खड़ा हूं। आज जो ये नफरत की हुकूमत इक्तदार में दिल्ली पर बैठी है, अगर आंध्र प्रदेश ने अपना एक बैसाखी खींच ली होती, चंद्रबाबू नायडू जी ने अगर अपना जमीर न बेचा होता तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते। मुझे हैरत है, मैं तो पुराने भाषण सुनता हूं चंद्रबाबू नायडू जी के, और जब उनके भाषण सुनता हूं और मौजूदा हाकिम के लिए उनके जहन और उनके लफ्जों में जो तासीर थी, जब उसको सुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि कोई इतना कैसे बदल सकता है। लेकिन वो बदल गए, इसमें कोई तो राय नहीं। घर की दीवार में खुद तुमने किया है सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। वो बदल तो गए। सिर्फ 2 सूबे आंध्र प्रदेश और बिहार अगर आज चाह ले तो आज दिल्ली के हाकिम की हिम्मत नहीं है कि वो एक भी बिल ऐसा ला सके जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। लेकिन सरेंडर तो कर दिया है आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद जब अभी एक बिल आया, वक्फ का बिल, जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि मैंने पार्लियामेंट में भी डिबेट की और देश के किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर यह डिबेट करने को तैयार हूं कि वो बिल कानून और आईन के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशांत भूषण जी बैठे हैं, उसके कानूनी पहलुओं को समझते हैं वो। लेकिन उस दिन भी हमने देखा कि जब यह बिल लोकसभा में आया तो अगर 288 वोट, 288 वोट्स सपोर्ट में पड़े तो इस मुल्क के 232 वोट्स ऐसे भी थे जो उस बिल के अपोज में पड़े। आप मुझे बताइए कि देश की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान हैं? मुश्किल 20, 25, 30, 20 से 30 के बीच का आंकड़ा है। लेकिन 200 से ज्यादा इस मुल्क के हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई अगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आने वाले बिल के खिलाफ खड़े हैं तो मैं नहीं मानता कि मुल्क में मोहब्बत कमजोर हुई है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मुझे वो दिन भी याद है कि अगले दिन जब देश की राज्यसभा में वो बिल आया तो हम सारे नंबर जब चेक कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि हमारे 4-5 एमपीज ऐसे थे, शिबू सोरेन साहब, महुआ मांझी जी, सरफराज साहब, जो बीमार थे, नहीं आ रहे थे। टीएमसी के 1-2 एमपीज थे जो बीमार थे, नहीं आ पा रहे थे। तो हमें लगा था कि हमारा नंबर जो है वो 75 के आसपास रहेगा। लेकिन रात के 2:30 बजे, 2 बजे जब वोटिंग हो रही थी तो आपको जान के खुशी होगी और हैरत भी होगी कि रात के 2:30 बजे बीमारी की हालत में भी सोनिया गांधी जी रात के 2:30 बजे देश की पार्लियामेंट में मौजूद थी और वोट कर रही थी। मैं मौजूद था उस वक्त और बड़ा नंबर राज्यसभा में भी उस बिल के खिलाफ खड़ा था। ऐसे में सोचिए कि लोकसभा में 56 के आसपास वोट थे जो ज्यादा थे। वही जो 56 इंच की छाती की बात वो करते हैं, वही 56 वोट थे जो ज्यादा थे। उसमें से बस 50% पलट के एक वोट इधर ज्यादा आ जाता, सिर्फ आंध्र प्रदेश और सिर्फ बिहार, तो न तो बिल बचता न तो सरकार बचती।
ऐसे में हमें यह सोचना है कि मुल्क में मोहब्बतें कमजोर नहीं हुई हैं, बस मोहब्बतों की मुश्किल क्या है, नफरतें एकजुट दिखती हैं और एकजुट होकर के शोर मचाती हैं, और मोहब्बत बिखरी हुई है। कोई विजय राव जी हैं जो विजयवाड़ा में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई इमरान प्रतापगढ़ी हैं जो उत्तर प्रदेश में है, कोई प्रशांत भूषण जी हैं जो दिल्ली में है, कोई मस्तान वली हैं जो गुंटूर में है। ये जो अलग अलग बिखरे हुए लोग हैं ना, जिस दिन एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह खड़े हुए नजर आएंगे, आप यकीन जानिए कि नफरतों को हारना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों, यहां जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं और मुखातिब हूं नई नस्लों से, मेरे हमउम्र साथियों से, कि इन्होंने तो अपनी जिंदगियां जी ली हैं और नफरत के खिलाफ लड़ते हुए बड़े फख्र और शान से जी है। अब इम्तिहान तो हमारा आपका है। अगर हम आप नहीं लड़ सके, हम आप अगर नहीं खड़े हो सके, हम आप अगर नफरतों को नहीं हरा सके, तो मुश्किलें हमारे आपके आने वाले बच्चों के लिए आएंगी। तो इसलिए मैं पूरे मुल्क यहां से खड़ा होकर एक बात कहता हूं। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो अपनी कहानियां तो खुद लिखनी सीखनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा ना, सरकार के पास टूल्स बहुत हैं, इतने टूल हैं। वो अपोजिशन पे इल्जाम लगाती है कि अपोजिशन जो है वो टूल किट इस्तेमाल करता है, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने टूल किट हैं, इतने टूल किट हैं नफरत फैलाने के लिए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले 70 सालों का एक्सपीरियंस है भाई, ऐसे आसान थोड़ी है। मोहब्बत का एक्सपीरियंस तो 10-20 साल का होता है ना, हमारा आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहां तो एकजुट तौर पे नफरत फैलाने के लिए बाकायदा तजुर्बा रखा हुआ है उन्होंने। और आज वो हमको आपको ये कहने के लिए आते हैं कि ये मुल्क आपका है या नहीं है, आप क्या हैं, आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इसलिए ना तो शर्मिंदा होइए और ना डरिए, अलग ऐलान खड़े होइए। जुल्म के खिलाफ एक इंसान उठ खड़ा होता है ना, तो जुल्म को मुंह छुपाना पड़ता है। कोई एक महात्मा गांधी उठ खड़ा हुआ ना इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ, जब खड़े हुए महात्मा गांधी तो अकेले उठ खड़े हुए, लेकिन फिर पूरा मुल्क चल पड़ा ना, पूरा कारवां चल पड़ा। तो आज तो हम सबको यह सोचना है कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई को हर दिन लड़ना है। और मैं अक्सर एक बात हर मंच से पॉलिटिकल, देखिए हर लड़ाई, यहां जो सामने बैठे हैं साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर लड़ाई का हल पॉलिटिकल तरीके से नहीं निकलता है। हर लड़ाई हुकूमत नहीं लड़ती है, समाज को लड़ना पड़ता है, सोसाइटी को लड़ना पड़ता है, इंडिविजुअल लड़ना पड़ता है। अगर हम आपसे पूछे कि आपने अकेले दम पर नफरतों के खिलाफ क्या कोशिशें की हैं, तो आज जब घर जाइएगा तो इस बात को तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कि पिछले 25-30 साल की जिंदगी में हमने अकेले इंडिविजुअल नफरत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है वो कितनी बड़ी है। हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, हम पूरे समाज को नहीं सुधार सकते, हम अपने आसपास अकेले दम पर क्या कर रहे हैं वो तय करेगा कि समाज सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, मुल्क सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है कि दुनिया के किसी देश का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। तो हमने उस सिस्टम को परफेक्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, क्या किया है, ये हमको भी तो बताना पड़ेगा। तो साथियों,
मैं बहुत ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं तो आपको सलाम करूंगा कि आप इस गर्मी में कैसे बैठे हुए हैं, आपकी जिंदा दिली को सलाम। मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी बात है, वरना अपने एसी ऑडिटोरियम में और बड़े बड़े कूलर लगा करके लोग बड़ी बड़ी तकरीरें कर लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे माहौल में, इतनी तपती दोपहरी और गर्मी में विजय राव जी के बुलाने पर अगर आप सारे लोग बैठे हैं तो मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। दो तीन बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कहना चाहता हूं, जो जरूरी है आपको बताना। डाइस पे जो लोग बैठे हैं, सबसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मौजूदा हुकूमत की नाकामयाबियां, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी फैलाई गई नफरत, एंटी अवाम पब्लिक के खिलाफ जो इनके काम हैं, और अपोजिशन, इन दोनों के बीच में से मीडिया हटा दिया जाए तो क्या सरकार एक दिन भी चल पाएगी? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बचा कौन रहा है सरकार को। आपको जड़ तक तो जाना पड़ेगा। इधर हम पूछते हैं कि भैया रात के 2:30 बजे 26% टैरिफ लगा, कच्चे तेल की कीमत कम हुई, फिर भी एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी गई। हम सवाल पूछते हैं कि 50 रुपए एलपीजी पे क्यों बढ़ गया, तो वो कहते हैं कि हम तहव्वुर राणा को ला रहे हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। जब हम ये उनसे पूछते हैं कि कश्मीर में आज भी लोग मारे जा रहे हैं, उस पर सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, वहां पे कोई सेना है जो प्रोटेस्ट कर रही है, और उस पर बात करते हैं। आप जब उनसे सवाल करते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाने वाली सरकार ने आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी और कफन तक पर जीएसटी लगा दी हो, तो मीडिया इस पे सवाल कुछ नहीं क्यों करता? तो फिर मीडिया शाम को आपको प्राइम टाइम में बताता है कि आओ हिंदू मुसलमान पे डिबेट करते हैं। फिर वो उठा करके कोई फुटकर से 2-4 लोग लेके आते हैं, चैनलों पे बिठाते हैं। अच्छा, मीडिया और नेता दोनों मजबूरियां समझिएगा। मैं अभी एक इंटरव्यू में था तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराष्ट्र के एक एमएलए ने औरंगजेब के बारे में ये बोला, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो बेचारे, उनको वाक्पटुता नहीं है, चालाकी नहीं है बोलने की। उन्होंने कुछ और बोला, आपने कुछ और दिखाया, भाजपा ने उसको कुछ और बताया। होता क्या है ना, आप घर से, पार्लियामेंट से या ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, सामने मीडिया के 10 कैमरे खड़े हैं, आपको पता नहीं कि सवाल क्या है, लेकिन मीडिया को पता है कि एजेंडा क्या है। वो बिना कुछ बोले सीधे आपके मुंह में माइक घुसेड़ते हैं और कहेंगे कि मस्तान साहब, कनाडा में फलाने ने ये बोला है, आप क्या कहेंगे? अब मस्तान साहब की मजबूरी है कि मस्तान साहब अगर कुछ ना बोले तो मीडिया कहेगी कि देखो सवाल से भाग रहे हैं, और मस्तान साहब ने कुछ बोला तो उसमें से 10 सेकंड कटेगा और फिर वो मीडिया के एजेंडे का हिस्सा बन जाएगा। और खुदा के लिए एक बात आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो चैनलों पर 2000-3000 लेकर के अपनी कम्युनिटी के लोग जो दाढ़ी टोपी के साथ डिबेट करने जाते हैं ना, खुदा के लिए उनको कंट्रोल करिए, उनको पकड़िए। अगर वो आपके इर्द गिर्द कहीं रहते हैं तो उनके घर जाइए कि भैया हम तुमको ये 2000 रुपए दे रहे हैं, प्लीज टीवी चैनल पे मत जाओ, ये अपने पास रखो। उनको एजेंडे का हिस्सा बनने मत दो। उनको न तो सब्जेक्ट पता है, न उनको पॉलिटिक्स पता है, बस उनको टीवी चैनल से फोन आता है और उनको लगता है कि अगले 1 घंटे में टीवी पर रहूंगा। बस इस खुशी में भाई जा करके खुद को भी जलील करवाते हैं, कम्युनिटी को भी जलील करवाते हैं और समाज का भी नुकसान करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि हुकूमत की नाकामयाबियां और अपोजिशन के बीच में से सिर्फ मीडिया हट जाए तो हुकूमत नहीं बचेगी। इसलिए
मीडिया के जो बड़े संस्थान हैं वो तो आपके कब्जे में है नहीं, तो जो अल्टरनेट मीडिया है उसका सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इसके बारे में बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। मैं एक डेटा देख रहा था एक दिन, तो मुझे पता चला कि इस देश में 373.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फेसबुक यूज करते हैं। 373 मिलियन। इस देश में 391 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। इस देश में 492 मिलियन लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इस देश में 535 मिलियन लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। असली कचरा वहां से जा रहा है, असली आइडियोलॉजी का पूरा चैप्टर वहां से जा रहा है। आप सुबह, मैं किसी का कसूर नहीं देता, ऐसे भोले भाले पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं कि बेचारे सुबह वो व्हाट्सएप खोलते हैं और उनके उसमें पूरा एक आर्टिकल आया हुआ रहता है। तो हिटलर ने कहा था ना, एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। फिर वो बेचारे जब 4-5 बार 6 बार 7 बार उसको पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि यार इतना लंबा लंबा लिख के कोई झूठ थोड़ी भेजेगा। फिर उनके दिमाग में ये बात घुसने लगती है। इसलिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना शुरू करिए। आप सारे साथियों से मेरी गुजारिश है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये अल्टरनेट मीडिया से के लिए इतने शानदार प्लेटफॉर्म है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मजबूर कर दिया है। आज टीवी चैनल से ज्यादा रीच जो है वो टीवी चैनल के यूट्यूब चैनल और बाकी प्लेटफॉर्म की है। तो हमें उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है, और इसका सही इस्तेमाल तब हो सकता है जब हम एकजुट होकर के मोहब्बत के लिए कोशिश करेंगे। आपके इलाके में, आपके शहर में कहीं भी नफरतों की कोई कोशिश होते हुए देखिए तो खड़े हो जाइए। एक अकेला आदमी खड़ा हो जाता है और नफरत के खिलाफ बोलता है तो 10 लोग अपने आप पीछे हट जाते हैं और मोहब्बत जीतती है। हम सबको ये कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जितने नफरत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप यकीन जानिए, ये जब अलग बैठते हैं ना, ये जितने भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें से ढेर सारे ऐसे हैं कि जब कैंटीन में हम लोगों के साथ बैठते हैं ना, चाय पीने आते हैं तो कहते हैं मैंने भाई आप जो कह रहे थे बात वो सही है, लेकिन पार्टी की मजबूरियां हैं, क्या करें। सच बता रहा हूं, मैं उस दिन वक्फ बिल के खिलाफ बोल करके जब कैंटीन में गया तो मुझको 50 से ज्यादा भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे मिले होंगे जिन्होंने हमसे कहा कि इमरान साहब हमें तो पता ही नहीं था कि वक्फ बिल का यह मामला है, हमें तो लगता था कि हुकूमत ने सारी जमीनें मुसलमानों को दे दी हैं। मैंने कहा भैया हुकूमत ने हमें जमीनें नहीं दे दी हैं, हमारी जमीनें हैं जिन पर हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है। 123 प्रॉपर्टीज जिसको लेकर के देश के होम मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा कि अगर ये दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज का अमेंडमेंट 2013 में ना आया होता तो हम आज ये बिल लेकर के नहीं आते। इनको हुकूमत ने, कांग्रेस की हुकूमत ने मुसलमानों को दे दिया। जब उन्होंने लोकसभा में बोला तो मैंने अगले दिन, मुझे बोलना था, मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया। जब मैं रिसर्च करके देश की पार्लियामेंट में खड़ा हुआ तो सामने होम मिनिस्टर साहब बैठे थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर बैठे थे, फाइनेंस मिनिस्टर बैठी थी। मैंने कहा कल अभी होम मिनिस्टर साहब ने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक झूठ बोला है, मैं उस झूठ को बेनकाब करता हूं। चेयर पर बैठे हुए डिप्टी चेयर साहब ने कहा कि झूठ जो है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैंने कहा होम मिनिस्टर साहब खड़े होकर बोल सकते हैं लेकिन हम उस लफ्ज को नहीं बोल सकते, अनपार्लियामेंट्री है। तो ठीक है, हम इसको असत्य बोलते हैं कि असत्य बोला है इन्होंने, सच्चाई से परे एक बात बोली है। फिर जब मैंने उसकी हिस्ट्री दुनिया को बताई, मैंने ये कहा कि ये जो 123 प्रॉपर्टीज है, दरअसल ये वो प्रॉपर्टीज है कि जब दिल्ली में लुटियन, जहां देश की पार्लियामेंट है, जहां देश के प्राइम मिनिस्टर का हाउस है, जहां देश में लुटियन, जहां सारे एमपीज के बंगलोज हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के, जजेस के बंगलोज हैं, जब ये 1911 में अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि कोलकाता के बजाय दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया जाएगा, राजधानी बनाई जाएगी, तो उन्होंने रायसीना हिल के आसपास जो मुसलमानों की जमीनें थी उनको एक्वायर किया। जब एक्वायर किया तो उस समय वहां पर जो इबादत गाहें मौजूद थी,
जिसमें मस्जिदें थी, खानकाहें थी, कब्रिस्तान थे, उनको लेकर के मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, आप हमारी जमीन एक्वायर कर रहे हैं, हमारे घर एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी इबादत गाहें हमसे नहीं ले सकते। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंची, लंदन तक पहुंची। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1913 में मुसलमान वैलिडेशन वक्फ एक्ट बना करके वो 123 प्रॉपर्टीज उस समय वक्फ की थी, जिनके बारे में आज अमित शाह जी कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ने दिया है। उसके बाद आप यकीन जाने कि मुझसे ढेर सारे बीजेपी के एमपीज ने कहा कि भाई आपने तो हमारी आंख खोल दी, हमें तो पता ही नहीं था। हमने कहा फिर भी आप वोट तो उन्हीं को देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, आप दीजिए भी, लेकिन आप ये जान लीजिए कि सच्चाई ये है। तो एक इंसान भी अगर कहीं खड़ा होकर सही प्लेटफॉर्म पे सच्चाई बोलता है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अगर आपने सही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के सच बोला तो आप यकीन जाने उसका असर दूर तक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहब्बत की कोई भी कोशिश कभी नाकाम नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं दर्ज जरूर होती है। आज विजय राव जी और उनकी पूरी टीम जो कोशिश कर रही है, हमें तो ऐसे ही लगता है कि वहां ठीक है एक सेमिनार है, नेता आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों ने भाषण सुन लिए, तालियां बजा दी। नहीं, एक है ना कि नक्कार खाने में तूती की आवाज। तो आज के दौर में अगर कोई एक इंसान मोहब्बत के लिए कोशिश कर रहा है, तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसके समर्थन में, उसकी हिमायत में, उसकी एकजुटता में खड़े हो सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसको हौसला दे सकते हैं। मैं विजयवाड़ा आज ना आता, मेरे पास 50 बहाने थे, मैं कह सकता था कि मैं यहां मसरूफ हूं, वहां मसरूफ हूं। मैं मसरूफ था भी, मुझे झूठ नहीं बोलना था, मुझे सच बताना था। लेकिन जब विजय राव जी आए तो मुझे लगा कि एक इंसान जिसकी उम्र इतनी है, वो कितनी मोहब्बत के साथ चाहता है कि कम्युनल हार्मोनी पे बात हो, एकजुटता पे बात हो। मैंने कहा विजय राव जी आप चलिए, आप करिए प्रोग्राम, कुछ नहीं, मैं सीधे हाजिर होता हूं। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, न तो चेंज करने गया, न मौका भी नहीं था, मैं सीधे आपके बीच में हाजिर हुआ। मुझे लगा कि आप सारे लोग पसीने में बैठे होंगे परेशान होकर के। तो साथियों, फिर कह रहा हूं कि बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है, हालांकि ये कहते कहते मैंने लंबी चौड़ी तकरीर कर दी है काम भर की। तो आपसे बस ये गुजारिश करता हूं कि सिर्फ विजयवाड़ा तक इसको मत रोकिए। आंध्र प्रदेश में तो खुसूसी तौर पे आपके जो मौजूदा सीएम हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने चेहरे से नकाब हटाई है, अपना रुख बदला है, इसको बेनकाब करने के लिए तो पूरे आंध्र प्रदेश के एक एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जाके बताइए कि ये वही है कि जो अवतार में आए थे तो कह रहे थे कि नहीं हम कोई आपके खिलाफ काम नहीं होने देंगे, और अगले दिन जब बिल पेश हुआ तो ऐसे खामोशी के साथ उन्होंने सरेंडर किया ना कि कोई भी शर्मा जाए। तो अगर आज दिल्ली में नफरतें उफान पर हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मैंने कहा ना, 2 स्टेट। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं, बरगद एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगल से चिंगारी पैदा करते हैं। तो ये जो बरगद हैं, इन बरगदों ने हवा को आंधी में तब्दील किया है। ये गुनहगार हैं, आने वाली नस्लें इनसे जरूर सवाल पूछेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, आप सबको एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद देता हूं, और यूनाइटेड फॉर हार्मोनी इस प्रोग्राम के लिए आप साथियों को एक बार फिर से विजय राव जी और उनकी पूरी टीम को और प्रशांत भूषण जी को सबको बधाई। बड्डे राव जी जिस तरह से इस उम्र में भी जो मोहब्बत के लिए उनका जज्बा है, बैठे हैं, निजामत कर रहे हैं, लंबा सा सफर तय करके आए। मुझे लगता है विजय राव जी के लिए और बड्डे राव जी के लिए एक बार जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। इन दो बड़ों की कोशिशें यकीनन बहुत बड़ी हैं। अच्छा, ये भी करना पड़ेगा, मुझे लग रहा था भाषण से काम चल जाएगा। अच्छा, वो भी सुनाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आज ही सारा हिसाब किताब आप लोग कर लेंगे।
बहुत सारी नज़मों के लिए साथियों ने हुक्म दिया है और मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या सुनाऊं। मैं बस एक छोटी सी नज़्म सुना करके आपसे विदा ले लेता हूं। अच्छा, चंद्र बाबू पे। मैं आजकल नीतीश बाबू पे ज्यादा सुना रहा हूं। मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप थक तो नहीं गए हैं? थके नहीं है ना? कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जिले इलाही जमहूरियत जो है वो ठसक और अकड़ से नहीं चलती है। इसी ठसक के साथ देश की पार्लियामेंट में सीए का कानून भी लाया गया था ना, याद है आपको? और होम मिनिस्टर साहब ने क्रोनोलॉजी समझाई थी। लेकिन मैं मीडिया के साथियों को उस कानून का सच बताता हूं कि उस कानून के आने के बाद आज तक जब नारा यह लगाया गया था कि पड़ोसी मुल्कों से हिंदू भाइयों को ला करके भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन आप यकीन जाने ये डेटा है पार्लियामेंट का कि आज तक जब से वो कानून आया है 2000 हिंदू भाई भी नागरिकता लेने के लिए इनके पास नहीं आए, 2000 भी। लेकिन उसके उलट पिछले 10 साल में इस देश के 15 लाख से ज्यादा लोगों ने हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी है और दूसरे देशों में जाकर के बस गए। मैंने उस दिन उनके मुंह पे कहा तो वो बगले झांकने लगे। मैंने कहा आप इसी जिद के साथ किसानों के खिलाफ भी कानून लाए थे और आपने बड़े बड़े फायदे गिनाए थे किसानों को कि जो फॉर्म्स लॉ हैं इनके बड़े फायदे हैं। जैसे आज वक्फ के कानूनों के बड़े फायदे गिना रही है भाजपा। मतलब ये कह रही है कि हम मुस्लिम बहनों के इंसाफ की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहनों को उनका हक देंगे। मैंने कहा बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर उन्हें माला पहनाने वाले मुस्लिम बहनों के हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम गरीब मुसलमानों को इसमें हक देंगे। मैंने कहा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद करके अब ये कह रहे हैं कि वक्फ के पैसे से मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देंगे। उन्होंने कहा हम गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। हमने कहा तबरेज अंसारी से लेकर पहलू खान से लेकर के अखलाक से लेकर के कई सारे लोगों को मॉब लिंचिंग में मारने वाले लोगों की हिमायत करने वाली पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम वक्फ बिल से मुसलमानों की हिमायत की बात करेंगे। तो मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्लाह ये कहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया। विजय राव जी के बुलाने पे इमरान यहां खड़ा है और हम सब मिलकर मोहब्बत की बात कर रहे हैं। शफी भाई के बुलाने पे प्रशांत भूषण जी अगर बैठे हैं और वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं मोहित हसन साहब के साथ, तो यही तो वो हिंदुस्तान है जिससे डरती है भाजपा, जिन तस्वीरों को देखना नहीं चाहते हैं नफरत वाले लोग। कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगली जो लाइन है ना उस पर तैयार रहिएगा, आपका एक एक हाथ उठना चाहिए। कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया।
ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जाते जाते बस आपको आखिर में 2 मिनट की एक और छोटी सी नज्म सुना के विदा लूंगा, फिर कभी किसी मुशायरे में आऊंगा तो आपको शायरी सुनाऊंगा। आज मैं इस काम के लिए आया नहीं था, आज दूसरे काम के लिए आया हुआ जी 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 मैं सारे सुना देता हूं। अभी तो पीछे से मुझे दादा ने याद दिलाया, मैं पिछले दिनों गुजरात गया, जामनगर गया, और मैं जामनगर तब गया जब देश की पार्लियामेंट में एक दिन होम मिनिस्टर साहब रिप्लाई करते करते डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अपमानजनक बात कर गए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर, आप लोग अंबेडकर 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 करते हो, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मैं सामने बैठा हुआ था, मैं पहला आदमी हूं जिसने सबसे पहले इस बात को पकड़ा, और मैंने बाहर निकल करके मीडिया से कहा कि आज होम मिनिस्टर साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। और अगले दिन ऐसा हुआ कि माफी मांगनी पड़ी, प्राइम मिनिस्टर साहब को कई बार ट्वीट करने पड़े। यह है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ताकत। आप सोचिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ताकत यह है, तो उनके दिए गए संविधान की ताकत क्या है, जिसे कुचलना चाहती है भाजपा, जिसे बर्बाद करना चाहती है भाजपा। और उसके 5-6 दिन बाद मैं गुजरात गया, तो वही है ना कि डराने की कोशिश होती है। मैं गया एक शादी प्रोग्राम में, तो मैं वहां से लौट के आया, मैंने वहां कोई नज्म पढ़ी भी नहीं। जब मैं लौट के आया तो एक नज्म जो है, खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। ये एक नज्म मेरे सोशल मीडिया के साथियों ने, जो वीडियो बड़ा खूबसूरत सा था, मुझ पे फूल बरस रहे थे, उन्होंने लगा के डाल दिया। तो मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि 5 दिन बाद आपके खिलाफ जामनगर में FIR हो गई। मैंने कहा अच्छा, अंबेडकर जी का बदला वहां से लिया जा रहा है। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप इंस्पेक्टर से बात कर लीजिए, SP से बात कर लीजिए, ये मुकदमा खत्म हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा नहीं, बात नहीं करूंगा, इस मुकदमे को लड़ेंगे हम। और मैं हाई कोर्ट गया, प्रशांत जी यहां बैठे हैं, हाई कोर्ट गया, 56 मिनट बहस हुई, सब कुछ 56 में ही चल रहा है, 56 में ही 56 मिनट बहस हुई। जज साहब ने कहा कि नहीं, इन्होंने तो थ्रोन के खिलाफ, यानी कि सिंहासन के खिलाफ कुछ बोला है, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा तो बनता है। और ये कहकर के मेरी पिटीशन खारिज कर दी। जब मेरी पिटीशन हाई कोर्ट से खारिज हुई तो मैंने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, लड़ेंगे इस बात को। और मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक नज्म को लेकर के फिर मैं सुप्रीम कोर्ट आया, और जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक साहब और जस्टिस उज्जवल भुयान साहब के बेंच में वो मुकदमा गया, तो पहले दिन पहले मिनट में उन्होंने उसका ट्रांसलेशन पढ़ा और फिर हंसे, और हंस के कहा कि क्या सरकारों के पास और पुलिस के पास माइंड नहीं है, उसको अप्लाई नहीं करते क्या ये लोग? और 2 हियरिंग के बाद उन्होंने जो हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है, वो FIR भी क्वैश किया, और 54 पेज का 56 से उन्होंने 2 कम किया, 54 पेज का एक ऐसा बेंचमार्क जजमेंट उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर दिया है। तो मैं लड़के आ रहा हूं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और विजयवाड़ा वालों, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। जिन्हें ये लगता है कि
10 साल, 15 साल, 20 साल की हुकूमत में वो सब बदल देंगे। अपनी मर्जी का हिस्ट्री, अपनी मर्जी का इतिहास जो है वो देश के सामने रख देंगे। चंद सड़कों के, शहरों के नाम बदलने से वो सारा निजाम बदल देंगे। दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि आप 10, 20, 25 साल के तारीख और हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, ये हिस्ट्री बड़ी जालिम होती है। तारीख बहुत जालिम है। 50 साल और 100 साल, 200 साल हुकूमत करने वाले लोग एक पन्ने में पलट जाते हैं और अगली हुकूमत आ जाती है। यह हिस्ट्री बहुत जालिम है, उन्हें यह बात समझनी पड़ेगी। और इसलिए मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, मेरा यकीन है ये कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और जाते जाते बस आपसे आखिर में इतना कह रहा हूं साथियों, कि एक बार जंगल में आग लगी थी। जंगल के सारे जानवर, परिंदे अपना घर छोड़ के भाग रहे थे, आशियाना छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया, एक बहुत छोटा सा परिंदा होता है ना, देखा है आपने, बहुत छोटा सा, गौरैया बोलते हैं उसको हमारी तरफ, आपकी तरफ कुछ और बोलते होंगे। वो नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए घोंसले को देख रही थी, और पड़ोस में जो एक दूसरा दरख्त था उस पर बैठ करके उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर हिम्मत आई, उसको लगा कि ये दहकती हुई आग मेरा आशियाना जला दे रही, पूरे जंगल को जला दे रही। तो पड़ोस में एक और जंगल था जहां पर एक तालाब था, उसमें पानी था। वो उड़ती हुई उस तालाब के ऊपर गई और अपनी चोंच, नन्ही सी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी ना, वो भर करके उस दहकती हुई आग के ऊपर उड़ करके आई और अपनी चोंच का 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर चोंच का 2 बूंद पानी लेकर आई, फिर गई, फिर लेके आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई ना, तो वो सामने जो पेड़ था उस पर बैठ के थोड़ा सा सुकून की सांस लेने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को विजयराव जी का जवाब समझना, प्रशांत भूषण जी का जवाब समझना, इमरान का जवाब समझना, मस्तान वली का जवाब समझना, दादा गांधी जी का जवाब समझना। गौरैया ने अजगर से कहा कि मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम सब वो कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों की मोहब्बतों का। फिर आपसे कभी मुलाकात होगी।